सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी भारत शासन अधिनियम 1919। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर की पुस्तक भारतीय शासन एवं राजनीति के अतिरिक्त एमए के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। और इसके अतिरिक्त ये जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जैसे टीचर्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, रेलवे, उसमें भी भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बारे में। दरअसल भारत शासन अधिनियम 1919 जो है इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है और इसे क्रियान्वित करने के पीछे 20 अगस्त 1917 की मॉन्टेस्क्यू घोषणा को उत्तरदायी माना जाता है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हो रहा था तो ब्रिटिश सरकार ये समझ गई थी कि अगर भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया तो भारतीयों का युद्ध में सहयोग नहीं मिल पाएगा। तो जो भारत मंत्री थे मिस्टर मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने 20 अगस्त 1917 को जो घोषणा की, उसका पहला पॉइंट, ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। उत्तरदायी शासन का मतलब जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। दूसरा, उत्तरदायी शासन की स्थापना धीरे धीरे यानी क्रमिक विकास के द्वारा ही संभव है। तीसरा, उत्तरदायी शासन की दिशा में जो प्रगति हुई उस प्रगति के प्रत्येक स्टेप का, प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार करेगी। और चौथा, ब्रिटिश सरकार इस दिशा में तभी आगे बढ़ेगी जब भारतीय जनता उसे सहयोग करे और उत्तरदायित्व का परिचय दिए। यद्यपि एक पहला जो पॉइंट था इसमें बहुत अच्छा था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ करना चाहता है, लेकिन जो बाद के जो पॉइंट थे उनसे ये स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश साम्राज्य अपना प्रभुत्व भारत पर बनाए रखना चाहता है और भारतीयों को असहयोग के विरुद्ध एक स्पष्ट रूप से धमकी भी दी गई थी। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधि शासन की दिशा में जो पहला कदम जो था वो 1919 का भारत शासन अधिनियम था। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे प्रतिनिधित्मक संस्थाओं का और प्रत्यक्ष निर्वाचन का सूत्रपात हुआ। श्रीनिवास ने कहा है कि ये नौकरशाही शासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन और प्रतिनिधित्मक शासन का वास्तव में प्रारंभ था। यानी जो भारतीय थे उनको विधान परिषदों में तो रखा गया था पहले, लेकिन उनका शासन और प्रशासन पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं था। अब पहली बार भारतीयों को शासन के महत्वपूर्ण विभागों का उत्तरदायित्व संभाला गया और जनता के प्रति उत्तरदायी लोगों को शासन के जो विभाग थे वो पहली बार संभाले गए। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आगाज हुआ। इस अधिनियम की जो प्रस्तावना थी वो मॉन्टेस्क्यू की घोषणा 1917 के समान थी। उसकी प्रमुख बातें क्या क्या थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग बना रहेगा। इसका मतलब साम्राज्य से बाहर भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। दूसरा, उत्तरदायी शासन इस ब्रिटिश संसद की नीति का घोषित लक्ष्य है, लेकिन वो धीरे धीरे दिया जाएगा, यानी ब्रिटिश संसद अपना नियंत्रण भारत पर बनाए रखेगी। और चौथा, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए ये आवश्यक है कि प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिकाधिक संबंध हो और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक रूप से परिवर्तन किया जाए। तो कहने का मतलब भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के विचार का जो बीज था इसमें नहीं था, लेकिन फिर भी उत्तरदायी शासन के लिए स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख लक्षण क्या हैं? सबसे पहले तो इसमें प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन, ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन में आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन या आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो वो अधिनियम था 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें प्रांतीय शासन को दो भागों में बांट दिया गया था, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स यानी आरक्षित विषय और दूसरे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स यानी हस्तांतरित विषय। रिजर्व सब्जेक्ट जो थे, रक्षित विषय, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय होते थे, जैसे वित्त है, सिंचाई है, कानून व्यवस्था है। ये सारे के सारे जो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद थी उसको दिए गए थे, जिन पर विधानमंडलों का कोई नियंत्रण नहीं था। और दूसरे थे हस्तांतरित विषय जो भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए थे, और वो भारतीय मंत्री जो थे व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे और उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। यानी पहली बार जनता के प्रति उत्तरदायी, जनता के द्वारा चुने गए भारतीय मंत्रियों को
शासन प्रशासन के हस्तांतरित विषयों को सौंपा गया। दूसरा, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद जो थी उसमें अधिक भारतीयों को लिया गया, यानी जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को दिए गए थे, लेकिन उस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भी ज़्यादा भारतीयों को जोड़ा गया। जैसे मद्रास, बम्बई और बंगाल में जो आरक्षित विषय के जो 4 सदस्य थे उसमें से 2 भारतीय सदस्य लिए गए। इसके अलावा 6 प्रांतों में कार्यकारिणी परिषद में जहाँ रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य होते थे उनमें 1 भारतीय रखा गया। और ये कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे इनकी नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की गई। यानी न केवल हस्तांतरित विषयों में बल्कि आरक्षित विषयों का नियंत्रण भी कुछ भारतीयों को दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया। जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनका आकार को थोड़ा बड़ा किया गया। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 140 और जो छोटे प्रांत थे उसमें कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। और इन सदस्यों में से भी कम से कम 80% सदस्य निर्वाचित होने जरूरी थे। और सरकारी जो सदस्य थे उनकी संख्या 20% से अधिक नहीं हो सकती थी। कहने का मतलब शेष 10% गैर सरकारी सदस्य होते थे जिन्हें गवर्नर मनोनीत करता था। कहने का मतलब प्रांतीय विधान परिषदों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर अधिक भारतीयों को चुने जाने की व्यवस्था की गई। गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ाई गई। निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों को अधिक जगह दी गई और उनके अधिकारों में वृद्धि की गई। इसके अलावा केंद्र में अनुत्तरदायी शासन ही बना रहा, जो चौथी जो इसकी विशेषता थी। यानी प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन था, लेकिन केंद्र में पूरा का पूरा शासन गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रहा। यानी वहाँ के केंद्रीय विधानमंडल को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ नहीं दी गई। यद्यपि वहाँ की व्यवस्थापिका शासन को प्रभावित तो कर सकती थी। इसके लिए व्यवस्थापिका की जो सदस्य संख्या थी उसमें वृद्धि की गई, अधिकारों में वृद्धि की गई, लेकिन गवर्नर जनरल के पास ऐसे विशेषाधिकार रहे कि जिनका प्रयोग करके वह व्यवस्थापिका की सहमति के बिना भी शासन कर सकता था। यानी सारा नियंत्रण गवर्नर जनरल का बना रहा। 5वां, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। जो गवर्नर जनरल की केंद्र में कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें कुछ सुधार किए गए। जैसे कार्यकारिणी में जो पहले निर्धारित संख्या का जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया और उसमें ऐसे सदस्यों को लिया गया जैसे भारतीय उच्च न्यायालय के वो वकील जिनको काम करते हुए 10 वर्ष हो चुके थे और परिषद का लॉ मेंबर होने के योग्य थे, उन्हें नियुक्त किया गया। जैसे तेज बहादुर स्प्रू जो थे वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले लॉ मेंबर बने। ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से उपयोगी है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पहला विधि सदस्य किसको चुना गया? तेज बहादुर स्प्रू को। कार्यकारिणी परिषद में जो भारतीयों की संख्या जो पहले 1 थी वो बढ़ा के कितनी कर दी गई? 3। लेकिन वास्तव में जिन व्यक्तियों को कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया वो जनता के प्रतिनिधि कम थे और सरकार के जी हुजूरी ज़्यादा करते थे। और भारतीय जो होते थे कार्यकारिणी परिषद में उनको विभाग भी कम महत्वपूर्ण दिए गए, तो इसलिए इन सुधारों से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो यानी गवर्नर जनरल जो सेंटर में होता था उसके कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को नियुक्ति तो की गई लेकिन वो सरकार के चापलूस व्यक्ति थे। छठा इसमें कि जो केंद्रीय विधानसभा थी उसके 2 सदन बना दिए गए। पहले केंद्र में जो विधानमंडल था जिसको आज हम संसद कहते हैं, जैसे संसद के आज 2 सदन हैं, तो ये 2 सदन की व्यवस्था सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी। अब कॉम्पिटिशन में भी आता है वह कौन सा अधिनियम था जिसमें केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी, तो उसका वो राइट उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। इन 2 सदनों के नाम रखे गए केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या 143 होती थी जिसमें से 103 निर्वाचित और शेष मनोनीत होते थे। और जो मनोनीत सदस्य थे उसमें भी 25 सरकारी और 15 गैर सरकारी होते थे। ये जो 103 निर्वाचित सदस्य थे इसमें से 51 सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से, 32 सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों से, सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों में भी 30 मुसलमान और 2 सिखों को लिया जाता था, तथा 20 विशेष चुनाव क्षेत्रों से। विशेष चुनाव क्षेत्र से आज से था 7 जमींदार, 9 यूरोपियन और 4 व्यापार मंडलों के सदस्य चुने जाते थे। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे जिनमें से 33 का चुनाव होता था, यानी 33 निर्वाचित होते थे और 27 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। यानी केंद्रीय विधान सभा की 143 में से 103 सदस्य निर्वाचित थे और राज्य परिषद के 60 में से 33 सदस्य निर्वाचित होते थे। 7वां, भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी की गई। यानी जो होम गवर्नमेंट थी उसका कंट्रोल भारत
पर थोड़ा कम किया गया। इस अधिनियम में इस बात को स्वीकार किया गया और नियंत्रण में कमी करने के लिए भारत मंत्री के जो अधिकार थे उनमें यद्यपि कोई औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन ये व्यवस्था की गई कि समय के साथ ये नियंत्रण कम हो जाए। और ये व्यवस्था परंपरा विकसित की गई कि अगर किसी विषय में गवर्नर जनरल और केंद्रीय व्यवस्थापिका सहमत हैं तो भारत मंत्री उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी भारत मंत्री के अधिकारों में कटौती करने की क्रम से परंपरा विकसित करने का प्रयास किया गया। 8वां जो भारत परिषद थी उसमें भी परिवर्तन किया गया। इसमें यद्यपि समाप्त करने की जो भारतीय मांग थी कि भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाए वो तो नहीं मानी गई, लेकिन कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की इसमें व्यवस्था की गई। इन सदस्यों में से भी कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने जरूरी थे जो नियुक्ति से पहले भारत में कम से कम 10 वर्ष रह चुके हों और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष से अधिक पूर्व नहीं छोड़ा हो। परिषद का जो भारत परिषद का कार्यकाल था वो 7 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया और प्रत्येक सदस्य की आय बढ़ाकर 1000 पाउंड से 1200 पाउंड कर दी गई। इसमें जो भारतीय सदस्य थे उनके लिए 600 पाउंड के अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था भी की गई। तो भारत परिषद में भी कुछ परिवर्तन किए गए। इसके अलावा केंद्रीयकरण से धीरे धीरे विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। यानी लॉर्ड कर्जन के समय जो सारी शक्तियाँ केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में चली गई थी उसमें धीरे धीरे अब विकेंद्रीकरण शुरू किया। यानी जैसे भारतीय मंत्रियों को कुछ अधिकार दिए गए प्रशासनिक हस्तांतरित विषयों के रूप में, प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों का विकेंद्रीकरण किया गया। यानी राज्यों को भी अब राजस्व वसूली के अधिकार दिए गए। प्रांतों को पहली बार ऋण लेने और टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। तो विकेंद्रीकरण की नीति को जो है इसमें अपनाया गया। इसमें शक्ति विभाजन भी किया गया। यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा पहली बार कौन से अधिनियम के तहत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919। जो विषय सारे देश से संबंधित थे उन्हें तो केंद्र के अधीन रखा गया और जो विषय राज्य जिनको आज हम कहते हैं यानी प्रांतों से संबंधित थे उन्हें प्रांतों के अधीन रखा गया। जैसे केंद्र के अधिकार में रखे गए विदेश संबंध, सेना, रेलवे, डाक, तार, आयकर, मुद्रा, टंकण, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी, महसूल, ये सारे के सारे विशेष केंद्र को दिए गए। और प्रांतों को जैसे स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज जिसको आज हम कहते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, सिंचाई है, अकाल पीड़ित सहायता है, राजस्व कर है, कृषि, जंगल, जेल, पुलिस, न्याय व्यवस्था, ये प्रांतों को दिए गए। यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का कुछ बंटवारा हुआ, संघात्मक व्यवस्था की नींव रखी गई। 11वां निर्वाचन तथा मताधिकार। इसमें पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात हुआ। यानी ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई अप्रत्यक्ष निर्वाचन कब शुरू हुआ? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब शुरू हुई भारत में? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसमें वोटिंग राइट को भी बढ़ा दिया गया और भारत की लगभग 10% आबादी को वोट देने का अधिकार दिया गया। ये 10% लोग कौन होते थे? जो शिक्षित होते थे, जिनके पास एक निश्चित आय होती थी, ठीक है, जमींदार या कुलीन वर्ग के लोग, बहुत शिक्षित लोग, उनको दिया गया। तो केवल 10% आबादी को ही वोटिंग राइट मिला। लेकिन ये भी एक अच्छी पहल थी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात हुआ। यद्यपि इसमें भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आगाज कब हुआ? भारत शासन अधिनियम 1909 में, 1919 में नहीं, जिसको हम मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 कहते हैं, उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी। उसको 1919 के भारत शासन अधिनियम में भी बरकरार रखा गया। न केवल मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, बल्कि पंजाब में सिखों के लिए, शेष 3 प्रांतों को छोड़ के यूरोपियनों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और ईसाइयों के लिए भी इसको लागू कर दिया गया। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। नरेश मंडल की स्थापना। ब्रिटिश साम्राज्य ये समझता था कि देशी राज्यों का सहयोग आवश्यक है। यदि ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखना है तो उसके लिए उन्होंने एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेज स्थापित किया गया 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में। ये क्वेश्चन आरएस में भी आया हुआ है, कई परीक्षाओं में आया हुआ है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 8 फरवरी 1921 को। इस नरेश मंडल की कुल सदस्य संख्या 121 थी, जिसमें 109 तो महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 12 कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस नरेश मंडल का जो चीफ होता था वो वायसराय होता था
और ये वास्तव में एक एडवाइजरी कमेटी के समान था। 13वां जो है संक्रमणकालीन उपाय इसमें कुछ किए गए थे। ये एक प्रयोग था, एक अल्पकालीन उपाय था और ये कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद भारत शासन अधिनियम का मूल्यांकन करने के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाएगा जो अध्ययन करेगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 की कितनी प्रगति हुई है और कैसे पूर्ण उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ये दरअसल भारतीयों को संतुष्ट करने का ही प्रावधान था। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य का कठोर नियंत्रण बना रहा। लॉर्ड मेस्टन ने कहा कि स्वेच्छाचारी तथा लोकतंत्र शासन तथा लोकतंत्र उस समय तक साथ साथ हाथ मिलाकर चलने को बाध्य थे जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना न सीख ले और अकेला चलने के विश्वास योग्य न हो जाए। ब्रिटिश संसद में भाषण देते हुए मिस्टर मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि यह तो अंतरकालीन उपाय है। भारत पर ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन के बीच ये एक प्रकार का पुल है, यानी एक ये ट्रांजिशनल अरेंजमेंट किया गया था कर्मिक उत्तरदायी शासन की दिशा में। तो ये सारे प्रावधान जो थे ये किसकी दिशा में हुए? सारे के सारे उत्तरदायी शासन की दिशा में हुए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान। स्त्रियों को मताधिकार भी इसकी एक खास विशेषता थी कि महिलाओं को भी वोटिंग राइट इस अधिनियम के द्वारा दिया गया था। तो आज का आपका जो असाइनमेंट है वो रहेगा, आप क्रम से लिखेंगे मॉन्टेस्क्यू की घोषणा क्या थी। दूसरा क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।